जय हिंद। मैं आप सभी का भारतपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स का वीडियो नंबर 12। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि वीडियो नंबर 12 में किस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं। आइए देखते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न दिया गया है कि बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था। मतलब कि यह पूछा गया है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था, उस स्थान का नाम बताइए। तो पहला दिया गया है गया, दूसरा दिया गया है सारनाथ, तीसरा दिया गया है पाटलिपुत्र और चौथा दिया गया है वैशाली। दोस्तों, आप लोग बताइए कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश पाली भाषा में दिया था। किस भाषा में? पाली भाषा में दिया था। पाली भाषा में दिया था। और किस स्थान पर दिया था? तो यह सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ। तो सारनाथ आपका क्या हो जाता है? सही हो जाता है। तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। और किस भाषा में दिया था? तो यह पाली भाषा में दिया था। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सारनाथ किस ऑप्शन में दिया गया है। तो हम लोग देखेंगे कि सारनाथ आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो पहले प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है? सही हो जाता है। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दोस्तों, आपका दूसरा प्रश्न दिया गया है कि माले किस देश की राजधानी है। माले किस देश की राजधानी है? पहला दिया है कनाडा। यदि हम लोग कनाडा की बात करें तो ओटावा इसकी राजधानी हो जाती है। ओटावा क्या हो जाती है? ओटावा। ओटावा किस देश की राजधानी है? तो ओटावा कनाडा देश की राजधानी है। दूसरा दिया गया ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपका हो जाता है कैनबरा। क्या हो जाता है? कैनबरा। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। फिर तीसरा दिया गया है चीन। चीन का हो जाता है आपका बीजिंग। क्या हो जाता है? बीजिंग। फिर उसके बाद आपका दिया गया है मालदीव। तो माले किस देश की राजधानी है? तो माले मालदीव देश की राजधानी है। तो दूसरे प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है? सही हो जाता है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। दोस्तों, तीसरा प्रश्न दिया गया कि नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था। जो महात्मा गांधी चलाया गया नमक सत्याग्रह आंदोलन था, वो किस सन में चलाया गया था? पहला आपका दिया गया 1932, दूसरा दिया गया 1928 और तीसरा दिया गया 1930 और फिर उसके बाद दिया गया 1932। यदि हम लोग 1932 की बात करेंगे तो पूना पैक्ट। कौन पैक्ट? पूना पैक्ट। पूना पैक्ट महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ सन 1932 में। वर्ष 1928 की बात करें तो साइमन कमीशन का भारत आगमन यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया। साइमन कमीशन वर्ष 1928 में भारत आया था। फिर उसके बाद दिया गया 1930 और फिर उसके बाद दिया गया 1931। यदि हम लोग 1931 की बात करें तो गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता वर्ष 1931 में हुआ। प्रश्न क्या पूछा है कि नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ। नमक सत्याग्रह को ही बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1930 में हुआ और किसने किया? तो वह महात्मा गांधी ने शुरू किया था। तो हम लोग देखेंगे कि वर्ष 1930 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो
तीसरे प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है, सही हो जाता है। नमक सत्याग्रह की शुरुआत वर्ष 1930 में हुई थी। अब किसने शुरू किया था? या महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। नमक सत्याग्रह को सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। दोस्तों चौथा प्रश्न दिया गया कि ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है। जो ध्वनि होती है उसका एसआई मात्रक क्या है, आपसे पूछा गया है। न्यूटन की बात करें तो यह होता है बल का मात्रक। क्या होता है? बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। डेसिबल तो यह होता है ध्वनि का मात्रक। किसका मात्रक? ध्वनि का मात्रक आपका होता है डेसिबल। टेस्ला तय होता है वेबर। क्या होता है? वेबर का मात्रक क्या होता है? टेस्ला। किलोग्राम की बात करें तो आपका हो जाता है द्रव्यमान का मात्रक। किसका मात्रक? तो द्रव्यमान का मात्रक आपका हो जाता है किलोग्राम। टेस्ला। वेबर की बात करें तो आपका हो जाता है टेस्ला। डेसिबल ध्वनि की मात्रक हो जाता है आपका डेसिबल। और फिर उसके बाद यदि न्यूटन का बात करें तो बल का मात्रक क्या हो जाता है? न्यूटन। इसमें क्या पूछा गया है कि ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक आपका डेसिबल है। तो चौथे प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है? सही हो जाता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने पांचवें प्रश्न की ओर। दोस्तों पांचवा प्रश्न दिया गया कि रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? यदि हम लोग स्थापना की बात करें तो आरबीआई का स्थापना वर्ष 1935 में हुआ। वर्ष 1935 में हुआ। जबकि राष्ट्रीयकरण वर्ष 1949 में हुआ। कब हुआ? वर्ष 1949 में हुआ। तो आरबीआई का स्थापना वर्ष 1935 में हुआ, जबकि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1949 में। चलिए हम लोग देखते हैं कि वर्ष 1949 किस ऑप्शन में दिया गया है। पहला दिया गया 1945 और दूसरा दिया गया 1949। तो पांचवें प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है? सही हो जाता है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1949 में हुआ था। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों छठवां प्रश्न दिया गया है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? पहला दिया गया 6 वर्ष, दूसरा दिया गया है 5 वर्ष। यदि हम लोग लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। जबकि इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल आपका होता है 6 वर्ष का। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का। तो छठवें प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर ए क्या जाता है? सही हो जाता है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। मतलब कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पहला दिया गया महात्मा गांधी, दूसरा दिया गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू और सी दिया गया सुभाष चंद्र बोस, डी दिया गया बाल गंगाधर तिलक। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं। तो आपका आठवें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है? सही हो जाता है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, चलिए हम लोग देखते हैं। पहला दिया गया है 11 जुलाई। यदि हम लोग 11 जुलाई की बात करें तो विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। हम लोग 8 मार्च की बात करें तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 14 फरवरी को आपका मनाया जाता है वैलेंटाइन डे। कौन डे, वैलेंटाइन डे। फिर उसके बाद 1 दिसंबर, तो 1 दिसंबर को आपका मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। तो हम लोग क्या क्या देखें कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे, और जबकि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न आपका दिया गया कि महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो कांग्रेस का वर्ष 1924 का, 1924 का कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी ने किया था। तो हम लोग क्या क्या देखें कि इसमें हम लोग ये देखें कि 1924 का कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव आपका है दोस्तों कर्नाटक में। कहाँ है, कर्नाटक। तो वर्ष 1924 का कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन, और बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था, और बेलगांव अधिवेशन वर्ष 1924 को हुआ था। तो इसमें क्या पूछा है कि महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो महात्मा गांधी प्रथम बार कांग्रेस के अध्यक्ष बेलगांव अधिवेशन में चुने गए, और बेलगांव अधिवेशन आपका वर्ष 1924 में हुआ। बेलगांव किस स्थान पर, तो बेलगांव आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो हम लोग चलिए देखते हैं कि वर्ष 1921, फिर उसके बाद दिया गया वर्ष 1922, फिर उसके बाद दिया गया वर्ष 1923, फिर उसके बाद आपका दिया वर्ष 1924। तो महात्मा गांधी ने वर्ष 1924 के बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस के प्रथम बार अध्यक्ष चुने गए थे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न दिया गया कि वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं। तो पहला दिया गया बुध और शनि। बुध का सबसे बड़ा ग्रह क्या है, टाइटन। क्या है, टाइटन। पृथ्वी और बृहस्पति, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। फिर इसके बाद दिया गया है बुध और शुक्र। मंगल का फोबोस और डिमोस होता है। तो इसके भी हैं और इसके भी हैं और इसके भी हैं, मतलब कि इसमें शनि के बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा हो जाता है। बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, जबकि शुक्र और मंगल के पास शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं, और जबकि मंगल के पास फोबोस और डिमोस उपस्थित हैं। और इसमें क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया कि वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है। तो बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। तो चलिए हम लोग क्या देखें कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाता है, सही हो जाता है।
कि बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न दिया गया कि पीली क्रांति किससे संबंधित है। पहला आपका दिया गया दुग्ध उत्पादन। यदि हम लोग फ्लड क्रांति की बात करें तो फ्लड क्रांति का संबंध आपका हो जाता है दुग्ध उत्पादन से। तिलहन की यदि हम लोग बात करें, मतलब जिसे आपका हो गया सरसों, जैसे क्या हो गया सरसों, तो इसका संबंध आपका हो जाता है पीली क्रांति से। कौन सी क्रांति? पीली क्रांति से। पीली क्रांति। फिर उसके बाद दिया झींगा उत्पादन, तो झींगा की बात करें तो यह हो जाता है आपका गुलाबी क्रांति। कौन सी क्रांति? गुलाबी क्रांति। फिर उसके बाद आपका दिया टमाटर उत्पादन, तो टमाटर की बात करें तो हो जाता है लाल क्रांति। कौन सी क्रांति? लाल क्रांति का संबंध आपका हो जाता है टमाटर से। झींगा उत्पादन, गुलाबी क्रांति, तिलहन, सरसों। तिलहन के अंतर्गत से सरसों आ गया, तो सरसों का संबंध आपका है पीली क्रांति से। अब पहला कर दिया है दुग्ध उत्पादन, मतलब कि फ्लड क्रांति का संबंध आपका है दुग्ध उत्पादन से। तो प्रश्न क्या पूछा कि पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो पीली क्रांति का संबंध आपका हो जाता है तिलहन उत्पादन से। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? सही हो गया। चलिए हम लोग चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न दिया गया है कि चीनी का रासायनिक सूत्र है, मतलब कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, आपका दिया गया है NaCl। तो NaCl आपका हो जाता है साधारण नमक, मतलब सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड का व्यापारिक नाम हो जाता है साधारण नमक। तो NaCl आपका हो जाता है सोडियम क्लोराइड, व्यापारिक नाम साधारण नमक। C12H22O11। फिर उसके बाद दिया गया है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्यापारिक नाम आपका हो जाता है कास्टिक सोडा। कौन सा सोडा? कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा यह आपका हो गया। फिर उसके बाद आपका फिर इसमें दिया गया है NaOH, आपका यही हो जाता है, और NaCl आपका हो गया सोडियम क्लोराइड साधारण नमक। और प्रश्न क्या पूछा है? प्रश्न यह पूछा है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो चीनी का रासायनिक सूत्र आपका हो जाता है C12H22O11। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? सही हो गया। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया है कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो भूदान आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1951 में हुआ। भूदान आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1951 में हुआ, और किसने शुरू किया था, तो यह विनोबा भावे ने शुरू किया था। कौन? विनोबा भावे ने शुरू किया था। तो विनोबा भावे आपका क्या हो गया? सही हो गया। भूदान आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1951 में हुआ, और किसने शुरू किया, तो भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने शुरू किया था। और कब शुरू किया था, तो वर्ष 1951 में शुरू किया था। चलिए हम लोग चलते हैं कि विनोबा भावे किस ऑप्शन में दिया गया है। आपका पहला दिया गया जयप्रकाश नारायण, दूसरा दिया गया है विनोबा भावे। तो विनोबा भावे आपका क्या हो गया? सही हो गया। तो 12वें प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? सही हो गया। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों 13वां प्रश्न दिया गया है कि हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता कौन है। मुंशी प्रेमचंद, धर्मवीर भारती, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुद्रा राजन। तो यदि हम लोग मुंशी प्रेमचंद और दोस्तों पूछा क्या गया है कि हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता कौन है, तो अंधेर नगरी के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र है। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। तो आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो 13वें प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है? सही हो जाता है। अंधेर नगरी के रचयिता, तो अंधेर नगरी के रचयिता आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
दोस्तों आपका अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से किस नदी पर हीराकुंड बांध परियोजना का निर्माण हुआ है। आप लोग यह बताएंगे कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, और आप लोग यह भी बताएंगे कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। तो दोनों प्रश्नों का जवाब आप देंगे कमेंट बॉक्स में, तो यह आपको मिलता है होमवर्क के रूप में। दोस्तों 15वां प्रश्न आपको मिलता है होमवर्क रूम में। आप लोग यह भी बताएंगे कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है और हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। दोस्तों होमवर्क रूम में दिए थे, जिसमें कुछ बच्चों ने कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दिए थे। जैसे कि पहला जवाब था आपका अग्रिमा दुबे, दूसरा जवाब था आपका खुशी गुप्ता, तीसरा जवाब था आपका वैष्णवी पाठक, चौथा था दीक्षा दुबे और पांचवा था आपका सूरज दुबे और सातवां था सिद्धार्थ दुबे और आठवां था आपका अंशित दुबे और फिर उसके बाद नौवां था आपका सूरज यादव, 10वां था आपका अभिषेक शुक्ला और 11वां था आपका शुभम शर्मा। तो यह मतलब कि कल के प्रश्नों का जवाब इन बच्चों ने दिया था, तो हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसका भी जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। तो दोस्तों जो भी इन प्रश्नों का जवाब देंगे कल के वीडियो में हम उनका भी नाम बताएंगे। तो दोस्तों आज तक के लिए हमारा प्रश्न यही समाप्त होता है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं आगे के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी को जय हिंद।